आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह में पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। नमस्कार साथियों, मैं आरजे राघव आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और हम आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुराधा शर्मा। आप एक कवित्री हैं, एक टीचर हैं और आप ड्राइंग भी जानती हैं। आज हम आपसे जानेंगे कविता के विषय में, सुनेंगे आपकी कविताएं, शिक्षा के विषय में भी थोड़ी बातें करेंगे और ड्राइंग के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट अनुराधा शर्मा जी का। अनुराधा, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम 89.6 के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी है मुझे कि इस रेडियो धूम में मुझे बुलाया गया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई। और अनुराधा जी, आपके जीवन के अब तक के सफ़र के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जो गुण होते हैं, टैलेंट होते हैं, उसे हम सीख सकते हैं। जैसे डांस आप सीख सकते हैं, सिंगिंग सीख सकते हैं, मगर कविता लिखने का जो हुनर है ये सीखा नहीं जा सकता, ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो आपको कब आभास हुआ कि आप भी कविता लिख सकती हैं और आपकी मूल विधा क्या है? जी मैं कवयित्री तो हूँ नहीं, ऐसे मैंने स्कूल टाइम से कविता लिखना चालू किया था। मैं 8वीं क्लास में भी थी तो एक प्रतियोगिता में मैंने एक सर्टिफिकेट जीता था। लेकिन फिर वही पढ़ाई के दौरान, ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, ये सब के दौरान मैं शायद इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अभी जब कोरोना काल के समय से मैं लगातार ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ और डेली एक कविता एक लिखती ही थी। और मेरी विधा, जैसे मैं बताना चाहूँगी कि मैं संवेदना पे और श्रृंगार पे इस पे लिखती हूँ। और आप पढ़ाई लिखाई किए हैं तो क्या अधिकतर हम सुनते हैं कि हिंदी बहुत ज़रूरी रहती है, तो आपका विषय हिंदी था कि कुछ अलग था? जी नहीं, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सर जी। तो दोनों मैंने तो अलग-अलग हो गए बहुत। जी मैंने बीएससी ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएट हूँ मैं। जी। तो साइंस में बायोलॉजी की मैथमेटिक्स? बायो सर। अच्छा जी। वो डॉक्टर बनने के लिए जिसकी पढ़ाई करते हैं। जी जी जी। तो आपकी मूल विधा श्रृंगार है और संवेदना पर लिखते हैं। जी। तो कोई एक आध कविता आप हमें अभी सुनाना चाहे तो? जी मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता रखना चाहूँगी, जिसमें मैंने आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मैंने ये कविता लिखी है, जिसमें मैंने जैसे दौलत ही सब चीज़ हो गया है सबके लिए, है ना। आजकल दौलत ही सब चीज़, ऐसा लगता है कुछ भी कमी हो तो दौलत ही पूरी करेगी। तो एक पिता की मंशा, एक पिता अपने बेटे से क्या कहता है इस बारे में, मैंने उस पर ये लाइनों को मतलब किया है बंद। स्वागत है जी। मैंने कहा था लड़का बड़ा होके सहारा होगा, मैंने कहा था लड़का बड़ा होके सहारा होगा, बेटा समझ बैठा पैसे से ही गुजारा होगा। मैंने कहा था लड़का बड़ा होके सहारा होगा, बेटा समझ बैठा पैसे से ही गुजारा होगा। अब सोने की छड़ी तो है, अब सोने की छड़ी तो है, पर सहारा मिलता नहीं। मखमली बिस्तर तो है, मखमली बिस्तर तो है, नींद आंखों में बसती नहीं। खाने को लजीज पकवान है, खाने को लजीज पकवान है, भूख लगती नहीं। पीने को मीठा पानी है, पीने को मीठा पानी है, प्यास बुझती नहीं। टहलने को बाग है, टहलने को बाग है, मगर दिल बहलता नहीं। रहने को बंगला है, रहने को बंगला है, पर वीराना दिल से जाता नहीं। जी खुशियों का मंजर चाहता है, जी खुशियों का मंजर चाहता है, पर परिवार का इंतजाम नहीं। मैंने कहा था लड़का बड़ा होके सहारा होगा, बेटा समझ बैठा पैसे से ही गुजारा होगा। मैंने कहा था लड़का बड़ा होके सहारा होगा, बेटा समझ बैठा पैसे से ही गुजारा होगा। जी बहुत बढ़िया आपकी ये रचना। और ये तथ्य है एक प्रकार से कि पैसे के पीछे तो भागते हैं हम लोग, मगर कभी कभी होता है कि रिश्तों से ज़्यादा अहमियत हम पैसे को दे देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आपकी रचना। आगे हम प्रोग्राम में बढ़ेंगे। और आपने कहा कि आपकी मूल विधा श्रृंगार है और संवेदना है। अधिकतर जब भी हम कवियत्रियों को सुनते हैं तो श्रृंगार उनकी मूल विधा रहती है, संवेदना सब के अंदर रहती है। और आपने जो पहली रचना सुनाई वो भी बहुत मार्मिक थी। तो कैसे ख्याल आया कि आप इस विषय पर लिखेंगे? जी मैं
किसी भी चीज को सोचती हूँ तो बारीकी से सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस जो आसपास जो माहौल है उसमें अपने आप को रख के वो चीज़ों को मैं महसूस करके हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसे तुरंत लिख लिया जाए या तो पंक्तिबद्ध कर लिया जाए। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर संवेदना की कविताएं और श्रृंगार की कविताएं लिखती हूँ। और आप कहती हैं कि जब भी ख्याल आता है जी। तुरंत लिख लेती हूँ। लिखने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, कई लोगों को बहुत शांत माहौल चाहिए, अलग माहौल चाहिए, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके मन में जब ख्याल आया तब लिख लिए? जी, आजकल का समय तो सर मोबाइल का समय है, तो डायरी मैं लिखती हूँ, लेकिन जैसे अचानक से कोई ख्याल आया तो उन पंक्तियों को, उन ख्यालातों को मैं शब्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं कीवर्ड जैसे नोट डाउन कर लिया, ऐसा फोन में, जैसे अगर डायरी नहीं है तो इस टाइप का असर मेरा है। हाँ, मतलब जब भी ख्याल जी, आया जी, तुरंत उसकी तुरंत। कुछ पंक्तियां लिख लिए जी। और फिर जब खाली समय तो रहा उसे- तो उन पंक्तियों को पूरा कर दिए। जी 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 आपकी कुछ रचनाएं आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो? जी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं श्रृंगार पे लिखती हूँ, तो श्रृंगार पे एक कविता है। ये कविता मैंने दुल्हन के श्रृंगार पे लिखा है। जैसे अच्छा। जी, तो जैसे वो श्रृंगार करती है उन श्रृंगारों पे मैंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो ये स्वागत है। जी, तेरे झुमके संग मेरा दिल भी झूल रहा है, तेरे झुमके संग मेरा दिल भी झूल रहा है, लेकिन अच्छा है इसी बहाने तेरे गालों को चूम रहा है। आह वाह। तेरी पाजेब के साथ मेरी धड़कन भी थिरकती है, तेरी पाजेब के साथ मेरी धड़कन भी थिरकती है, लेकिन इसी बहाने से मेरी सांसें तो चलती हैं। वाह। तेरे नाक की नथनी, तेरे नाक की नथनी जो तुम्हारे नखरे उठा रही है, तेरे नाक की नथनी जो तुम्हारे नखरे उठा रही है, लेकिन इसी तरीके से मेरी ख्वाहिशें जता रही है। वाह। तेरा मंगलसूत्र, तेरा मंगलसूत्र जो गले लग शोभा दे रहा है, तेरा मंगलसूत्र जो गले लग शोभा दे रहा है, लेकिन अच्छा है तुझे मेरा हमसफर बता रहा है। वाह। तेरे नगीने वाली अंगूठी मेरी आंखों में चमक ला रही है, तेरी नगीने वाली अंगूठी मेरी आंखों में चमक ला रही है, लेकिन मेरे जीवन के हर लम्हे को दमका रही है। तेरी चूड़ियाँ जो कलाइयों को थामे हुए हैं, तेरी चूड़ियाँ जो कलाइयों को थामे हुए हैं, लेकिन अच्छा है मेरे जीवन को खनका रही हैं। वाह। तेरी बिछिया, तेरी बिछिया जो कदमों को चूम रही है, तेरी बिछिया जो कदमों को चूम रही है, अच्छा है मेरे दिलो जहां में दस्तक दे रही है। तेरी मेहंदी जो हथेली को महका रही है, तेरी मेहंदी जो हथेली को महका रही है, लेकिन मेरे जिंदगी को प्यार के रंग से सजा रही है। वाह, क्या बात। तेरी ओढ़नी चांद से मुखड़े को सजा रही है, तेरी ओढ़नी चांद से मुखड़े को सजा रही है, लेकिन अच्छा है लोगों की बुरी नजरों से बचा रही है। तेरा सिंदूर, तेरा सिंदूर जो तुझे और भी मोहक बनाता है, तेरा सिंदूर जो तुझे और भी मोहक बनाता है, लेकिन अच्छा है तुझ पे मेरा ही हक जताता है, लेकिन अच्छा है तुझ पे मेरा ही हक जताता है। बहुत बढ़िया आपकी रचना। और आप सुना रही थी, रचना आपने लिखा है इसे। और जब भी हम देखते हैं ये पुरुष लोग ऐसी रचनाएं लिखते हैं कवित्रियों को रुझाने के लिए या फिर अपनी प्रेमिका को बताने के लिए, आपके मन में कैसे ख्याल आया ये? जी, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैं अपनी माँ को तैयार होते हुए देखती हूँ, तो जब वो एक एक श्रृंगार करती हैं तो मैं कभी कभी सोचने बैठ जाती थी कि मम्मी सिंदूर क्यों लगा रही है। तो उसका मैंने तात्पर्य लिखा है कि मम्मी अगर चूड़ी पहन रही है तो क्यों पहन रही होगी, ऐसा। क्या बात। मतलब घर में आपने माता जी को देखा और उनके श्रृंगार को अपनी कविता में लिख दिया। बहुत बढ़िया आपकी रचना। आपने श्रृंगार के सभी गहनों का, बिछिया हो, चूड़ी हो, कंगना हो और सिंदूर का भी आपने जिक्र किया, मेहंदी का जिक्र किया। पूरा एक श्रृंगार जो दुल्हन का होता है आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे श्रृंगार किया जाता है। और आगे भी हम आपसे सुनेंगे इसी से मिलती जुलती और भी कुछ रचनाएं हैं जो आप हमें सुना सकें। जी, मैंने एक प्रेम पे लिखा है। जी, स्वागत है। जी, ये प्रेम मैंने प्रेम पाया है, किस तरह से मैंने प्रेम पाया है उस पे मैंने लिखा है ये। स्वागत। हाँ मैंने प्रेम पाया है, हाँ मैंने प्रेम पाया है, कुछ अपनों सा कुछ बेगानों सा। हाँ मैंने प्रेम पाया है, कुछ अपनों सा कुछ बेगानों सा। हाँ मैंने प्रेम गले लगाया है, हाँ मैंने प्रेम गले लगाया है, कुछ खुरदरा सा कुछ माहीन सा। हाँ मैंने प्रेम गले लगाया है, कुछ खुरदरा सा कुछ माहीन सा। हाँ मैंने प्रेम दिल में रवाया है, हाँ मैंने प्रेम दिल में रवाया है, कुछ कसक सा कुछ चुभन सा। हाँ मैंने प्रेम पाया है,
हाँ मैंने प्रेम दिखाया है, हाँ मैंने प्रेम दिखाया है, कुछ सरेआम सा कुछ इशारों सा। वाह। हाँ मैंने प्रेम निभाया है, हाँ मैंने प्रेम निभाया है, कुछ बेगानों सा कुछ पागलों सा। हाँ मैंने प्रेम निभाया है, कुछ बेगानों सा कुछ पागलों सा। हाँ मैंने प्रेम की जड़ें देखी हैं, हाँ मैंने प्रेम की जड़ें देखी हैं, कुछ उलझती सी कुछ परवान चढ़ती सी। हाँ मैंने प्रेम पाया है, कुछ अपनों सा कुछ बेगानों सा। हाँ मैंने प्रेम गले लगाया है, कुछ खुरदरा सा कुछ माहीन सा। हाँ मैंने प्रेम पाया है, हाँ मैंने प्रेम पाया है। बहुत बढ़िया रचना ये भी आपकी। पहले में आप श्रृंगार की बात कर रही थी कि श्रृंगार कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है, जी। और प्रेम के बिना श्रृंगार अधूरा, श्रृंगार के बिना जी, प्रेम अधूरा। जी, जी। और एक संवेदना भी आपकी कविता में झलक रही थी जी और बहुत बढ़िया रचना आपकी। जी और जो श्रोता अभी रेडियो धूम ट्यून किए हैं, हम बता दें कि अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कवित्री अनुराधा शर्मा जी। आज हम सुन रहे हैं आपकी रचनाएं और जान रहे हैं आपके जीवन के बारे में भी। अनुराधा जी, आप एक टीचर हैं जी। और पढ़ाते समय यदि आप एक कवित्री हैं तो कितना आसान हो जाता है समझाना, क्योंकि आप कल्पनाओं में जीते हैं और कितने अलग ढंग से आप पढ़ाते हैं। जी जी इसका उत्तर तो मैं पहले खुद बताना चाहूँगी कि मेरे साथ मेरे स्कूल के समय में ऐसा क्या हुआ कि मैं कविताएं लिखने लगी। मेरे स्कूल में मतलब वहाँ पे टीचर्स ऐसी थी कि वो बोलती थी कि आप जैसे आंसर लिख रहे हो तो ये ऐसा मत लिखो कि पूरा पूरा जो मैंने लिखा है उसी को पेपर में उतारो, उसमें अपने शब्द प्रयोग करें, है ना। और जैसे कि नए नए शब्दों का चयन करें और आंसर को रचनात्मक तरीके से लिखें, जैसे खासकर इंग्लिश विषय में और हिंदी विषय में। तो मुझे लगता है मेरी जो सोचने की है मतलब क्षमता, वो मेरे को लगता है उसी चीज से आई है। तो और मेरे जैसे मैंने शब्द भी अच्छे अच्छे मतलब मुझे वहीं से पता हुए हैं। कल्पना शक्ति वहीं जी, से वहीं बढ़ी, से जब टीचर ने कहा जी कि अपने से कुछ नया लिखने का प्रयास करें। जी। तो जो श्रोता सुन रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ी सी कल्पना खुद करके लिख सकते हैं। कल्पना का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप काल्पनिक लिख दें, थोड़ा उसी से संबंधित आप अपने अपने शब्दों का प्रयोग करके चयन करके आप उसको लिख सकते हैं। पढ़ाते समय आप कैसे करते हैं? जी पढ़ाते समय अभी मेरा विषय जैसे इंग्लिश है, पढ़ाती हूँ मैं इंग्लिश, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे किताब पढ़ते हैं तो किताब में हर एक शब्द का मतलब बच्चों को पता होना चाहिए। उसका जैसे कि उससे मिलने वाले शब्द जैसे कि पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द, तो उनका जानकारी उनको अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो उसको अच्छे से प्रयोग, जहाँ प्रयोग करना है वहाँ वो प्रयोग करें उसका। हाँ, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जी। और आप पढ़ाती अंग्रेजी हैं, लिखती हिंदी में हैं, और आपकी हिंदी भी बहुत बढ़िया है। अंग्रेजी माध्यम से तो आपने पढ़ाई की ही है। तो कितना आसान या कितना कठिन हो जाता है? दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। मुझे आसान, मैं ये बोलना चाहूँगी आसान तो नहीं, ये मुझे पता नहीं। मैंने कॉलेज भी जैसे मैं, लोग मुझे बोलते हैं कि मैं उर्दू के शब्द ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मिश्रित रूप में मेरे अंदर हैं कि मैं हिंदी भी लिख लेती हूँ, थोड़े उर्दू के शब्द भी, है ना। और इंग्लिश में भी मैं कविताएं लिखती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें नहीं लिख रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी मैंने लिखी हैं कुछ कुछ कविताएं। तो ऐसा है मेरा सर। तो ये बढ़िया मिश्रण है। और एक कवित्री के अंदर या रचनाकार के अंदर ये गुण तो होने भी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी में लिख रहे हैं, उर्दू शब्दों का भी उपयोग बहुत होता है शायरियों में, खासतौर से जब हम बात करते हैं। और अंग्रेजी धीरे धीरे लोग समझते भी जा रहे हैं, और अधिकतर गाँव वगैरह में होता है कि लोग समझते हैं अंग्रेजी, मगर बिल्कुल जो अंग्रेजी हो जाती है, लिटरेचर इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, उसको समझने में दिक्कत होती है। कोई एक रचना और जो आप हमें सुनाना चाहें तो। जैसा कि मैंने कहा कि उर्दू के शब्द मैं प्रयोग करती हूँ, तो अब मैं एक गजल जैसा है मैंने लिखा है, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। इरशाद। जी। रूबरू तेरे आने को जी चाहता है, रूबरू तेरे आने को जी चाहता है, दिलरुबा तुझे पुकारने को जी चाहता है। वाह। रूबरू तेरे आने को जी चाहता है, दिलरुबा तुझे पुकारने को जी चाहता है, रफ्ता रफ्ता अपना बनाने को जी चाहता है, रफ्ता रफ्ता अपना बनाने को जी चाहता है, तेरी गली में बेधड़क घूम आने को जी चाहता है,
तेरी गली में बेधड़क घूम आने को जी चाहता है। दोस्तों से तेरी गुस्ताखियों का जिक्र को जी चाहता है। दोस्तों से तेरी गुस्ताखियों का जिक्र को जी चाहता है। तेरे छत पे आके चांद के दीदार को जी चाहता है। तेरे छत पे आके चांद के दीदार को जी चाहता है। तेरे बगीचे के पेड़ के नीचे बैठ गुफ्तगू को जी चाहता है। तेरे बगीचे के पेड़ के नीचे बैठ गुफ्तगू को जी चाहता है। नगीने को तेरे हाथों में तराशने को जी चाहता है। नगीने को तेरे हाथों में तराशने को जी चाहता है। माँ बापू से तेरा हाथ मांगने को जी चाहता है। माँ बापू से तेरा हाथ मांगने को जी चाहता है। रूबरू तेरे आने को जी चाहता है। दिल रुबा तुझे पुकारने को जी चाहता है। रफ्ता रफ्ता अपना बनाने को जी चाहता है। जी, बहुत खूब आपने लिखा भी और बहुत खूब आपने सुनाया भी। और आप एक कवित्री हैं और आपकी रचनाओं से ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रेमी के रूप में और प्रेमिका को रुझाने की बात कर रही हैं। जी। तो कहीं ना कहीं इसका आपने अनुभव किया है। जी। कैसे ये विचार आए? जी, मुझे लगता है प्रेम बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए कि भावनाएं हैं। हाँ जी, तो शायद मैंने उसी को सोचते हुए शायद ये लिखा है। तभी मैंने जो मन में आया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो हाँ ऐसा लिख दिया मैंने। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी, तो ये ख्याल कैसे आता है? जी, मैंने बताया सर वही कि कैसे प्रेम कैसा होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, है ना। आप जिसके प्रति कोई अगर कुछ रख रहे हैं तो भावनाएं रख रहे हैं तो वो निश्चल होनी चाहिए और पूरी पवित्र होनी चाहिए। तो उसी पे मैंने लिखा है कि अगर आप किसी को चाह रहे हो तो बिल्कुल उसके घर जाके बात करिए, मतलब इस टाइप का। इसलिए मैंने शायद ऐसे लिख दिया। चलिए, मतलब अलग प्रेम होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। जी। और प्रेम में बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बुराई हो जाती है तो प्रेम कैसा। तो किसी ने लिखा कि प्यार को बुराई मत समझिए, माँ बाप से भी प्यार होता है और जो ना पा सका इस प्यार को वह जिंदगी भर रोता है। और वो भी प्यार था जो कौशल्या ने राम से किया था, और वो भी प्यार था जो यशोदा ने श्याम से किया था। तो ऐसा होता है और प्यार तो प्यार होता है। अनुराधा जी, हमें जानकारी मिली है कि आप ड्राइंग भी करती हैं, पेंटिंग भी करती हैं। इसके बारे में हमें कुछ और हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, ये कला भी मुझ में है। मैं स्कूल टाइम में भी हमने बहुत सारे प्रतियोगिता में भाग लिया और मैं ये सब भी मेरे रुचि में है। तो मैं कविताओं के साथ ये भी थोड़ा बहुत करती हूँ। तो किस प्रकार की पेंटिंग करती हैं आप? जी, मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ और जैसे लैंडस्केप पेंटिंग होती है, वाटर कलर और ये सब से। मुख्य अंतर क्या होता है? अधिकतर हम देखते हैं जो स्केच बनाते हैं पेंसिल से और कलर से जब हम बनाते हैं कोई भी पेंटिंग, तो पेंसिल में तो ऐसा रहता है कि मिटा भी सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। कलर में ये नहीं कर सकते हैं। तो एक बार में ही आप सही पूरी बना लेती हैं? जी नहीं सर, कलर में तो ऐसा ही हो जाता है कि वो मिस्टेक हो जाता है। तो कलर को हम ऐसा है कि कलर को हम किसी और कलर से ब्लेंड कर दें या तो फिर वो थोड़ी अलग हो जाती है, थोड़ी यूनिक हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वहाँ भी मिस्टेक हो रही है जैसे कलर पेंटिंग में, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब जहाँ गलती हुई है थोड़ा सा कलर उसको कर दें तो नयापन लगता है। जी बिल्कुल। क्या बात, ये पेंटर्स के अंदर ये गुण भी होने चाहिए। यदि आप कहीं गलती हो गई है तो गलती वो नहीं है, उसमें एक नई सोच आप लगा करके कर सकते हैं। और आप कवित्री हैं तो नयापन तो ला ही सकते हैं। जी। और कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ पेंटिंग बना रही हैं और आपको कोई कविता याद आ गई हो, या फिर बनाते समय पेंटिंग कविता भी आपने बना डाली हो? जी, ऐसा होता है। तो मैं पोस्टर बना लेती हूँ। अच्छा। कि जैसे थोड़ा स्पेस में, थोड़े जगह में मैं थोड़ी सी ड्राइंग करके नीचे में 4 लाइनें उसकी डाल दी जाएं उस विषय में। क्या बात। और आप पेंटिंग सिखाती भी हैं क्या? जी, अभी तो नहीं, फिलहाल शौकिया तरीके से अपने करती हूँ मैं पेंटिंग। मतलब आपके अंदर ये गुण है, अपने लिए आप करती हैं। और संगीत में भी रुचि रखती हैं क्या आप? संगीत में रुचि रखती हूँ और मुझे, जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे पुराने गाने ज़्यादा लुभाते हैं। हाँ, आजकल के गाने मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मैं पुराने गानों की तरफ ही मुड़ जाती हूँ, पता नहीं क्यों, हमेशा की तरह। ओल्ड इज गोल्ड। जी। अनुराधा जी, आप संवेदना पे लिखती हैं, प्रेम पे लिखती हैं। और जब प्रेम की बात करते हैं तो हर प्रकार के प्रेम होते हैं, माता पिता से भी होते हैं, देश प्रेम भी एक होता है। और आप क्या देश प्रेम में लिखती हैं? जी, देश प्रेम पे मैंने
पता नहीं क्यों मुझे झंडे से बहुत प्यार है। ऐसा कि सबको होता है, लेकिन मैं इस पे अपनी विस्मरणीय जैसे एक कविता जैसे लिखी है मैंने, कि मैंने झंडे को सबसे पहले कब देखा था और कब मुझे उससे प्रेम हुआ और कब मैंने उसके बारे में जाना कि ये है क्या, इसे क्यों हर जगह लगा के हम सल्यूट करते हैं या तो खड़े हो जाते हैं। तो उस पे मैंने एक लिखा है। स्वागत है जी। मेरे तिरंगे की शान देखिए, मेरे तिरंगे की शान देखिए, यूं ही नहीं ये इठलाए। मेरे तिरंगे की शान देखिए, यूं ही नहीं ये इठलाए। मेरे तिरंगे के इश्क में ना जाने कितने, मेरे तिरंगे के इश्क में ना जाने कितने। इनकी मेहमान नवाजी देखिए, इनकी मेहमान नवाजी देखिए। चूमे हैं आकाश और धरती भी गले लगाए, चूमे हैं आकाश और धरती भी गले लगाए। विहान हो या गोधली बेला, विहान हो या गोधली बेला, प्रकृति भी तिरंगे का प्रतिबिंब बनाए। वाह। विहान हो या गोधली बेला, प्रकृति भी तिरंगे का प्रतिबिंब बनाए। पवन इठलाई और महकी सी चले, पवन इठलाई और महकी सी चले। वो भी आई शायद तिरंगे से लग के गले, वो भी आई शायद तिरंगे से लग के गले। समुद्र पर जब तिरंगे की परछाई बने, समुद्र पर जब तिरंगे की परछाई बने, जल तिरंगी लगे और शान से बहे। समुद्र पर जब तिरंगे की परछाई बने, जल तिरंगी लगे और शान से बहे। पक्षियों को भी शायद इश्क तुमसे, पक्षियों को भी शायद इश्क तुमसे, गुनगुनाता देख तुझे और मीठा गाते। पक्षियों को भी शायद इश्क तुमसे, गुनगुनाता देख तुझे और मीठा गाते। जब सारे ही इश्क जाहिर करते तो हम क्यों पीछे रहते, जब सारे ही इश्क जाहिर करते तो हम क्यों पीछे रहते। हम तो उसी वक्त मर मिटे, हम तो उसी वक्त मर मिटे, पहली दफ़ा जब आंखें चार हुई तुमसे। हम तो उसी दफ़ा मर मिटे, पहली दफ़ा जब आंखें चार हुई तुमसे। स्कूल के पहले दिन से, स्कूल के पहले दिन से देखा था प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हें, स्कूल के पहले दिन से देखा था प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हें। मेरे इशारे को समझ प्रिंसिपल ने बताया मुझे, मेरे इशारे को समझ प्रिंसिपल ने बताया मुझे। हमारे देश का प्यारा तिरंगा है, हमारे देश का प्यारा तिरंगा है। मैंने धीरे से कहा पिताजी के कान में, मैंने धीरे से कहा पिताजी के कान में, पिताजी एक तिरंगा मुझे भी चाहिए, पिताजी एक तिरंगा मुझे भी चाहिए। इसे दिल के करीब जब लगाते, इसे दिल के करीब जब लगाते, ज्यादा महसूस होती हैं धड़कनें। इसे दिल के करीब जब लगाते, ज्यादा महसूस होती हैं धड़कनें। तिरंगा भी सांस भरता हो जैसे, ऐसा लगे मानो तिरंगा भी सांस भरता हो जैसे। अब तो हर घर तिरंगा फहरे, अब तो हर घर तिरंगा फहरे। आकाश की ऊंचाइयों से देखने पे भारत एक माला सा दिखे, आकाश की ऊंचाइयों से देखने पे भारत एक माला सा दिखे। तिरंगों की मोती घर घर जोड़े, तिरंगों की मोती जिसे घर घर जोड़े। मेरे तिरंगे की शान देखिए, यूं ही नहीं ये इठलाए। मेरे तिरंगे की शान देखिए, यूं ही नहीं ये इठलाए। मेरे तिरंगे के इश्क में ना जाने कितने, मेरे तिरंगे के इश्क में ना जाने कितने। बहुत बढ़िया आपकी रचना। और अनुराधा जी, आपने देश प्रेम की बात कही, संवेदना पे बात कही, और पहली रचना आपने सुनाई थी श्रृंगार की जी। वो भी माता जी को ध्यान में रखते हुए। जी। तो माता जी के ऊपर या माँ के ऊपर कई लोग रचनाएं लिखते हैं, रचनाएं बनाते हैं, और आप एक कवित्री भी हैं। जी। तो क्या माँ के ऊपर आपने भी कुछ लिखा है? जी जी, मैंने लिखा है माँ के ऊपर एक मैं सुनाना चाहूंगी। माँ जब अपने खून के कतरे को बाहों में उठाती है, माँ जब अपने खून के कतरे को बाहों में उठाती है, इस जहां के दर्द भूल जाती है। माँ जब अपने खून के कतरे को मुस्कुराता देखती है ना, माँ जब अपने खून के कतरे को मुस्कुराता देखती है, वो तसल्ली के दरिया में गोते लगाती है। माँ जब अपने खून के कतरे का पेट भरा देखती है, उसके पेट में खुशी के दाने पहुँचते हैं। माँ जब अपने जिगर के टुकड़े को खुश देखती है, वो सारी कायनात जीत लेती है। माँ जब जिगर के टुकड़े को सपने पूरा करने देखती है, वो अपने सपने भी जी लेती है। माँ जब अपने खून के कतरे को बाहों में उठाती है, वो इस जहां के दर्द भूल जाती है। बहुत बढ़िया आपकी ये रचना। और सच में माँ से ज़्यादा प्यार शायद ही कोई हो जो अपने बच्चे को कर सके। और एक बचपन का दौर होता है जिस समय हमें माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है,
और उसी दौर पर माँ हमें इतना लाड़ प्यार करती है कि हमेशा जीवन पर्यंत हम उन क्षणों को याद करते हैं। जी, जैसा कि आपने बचपन का जिक्र छेड़ा है, तो मैं बचपन के मुझे दिन याद आ गए और शायद मैंने किसी समय में मैंने एक लिखा है, बचपन के ऊपर भी कविता लिखा है, तो मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत सर। है, स्वागत है। जी, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी शायद इस पंक्तियों को सुनने के बाद। जी जी। बेशकीमती बचपन के बहार, बेशकीमती बचपन के बहार, इसके आगे दौलत शोहरत है बेकार। आहा। बेशकीमती बचपन के बहार, इसके आगे दौलत शोहरत है बेकार। फेर दो फिर से लड़कपन की शामें, फेर दो फिर से लड़कपन की शामें, सौदेबाजी जवानी की करनी हो चाहे। आहा वाह। फेर दो फिर से लड़कपन की शामें, सौदेबाजी जवानी की करनी हो चाहे। सुनू नानी से परियों की कहानी, सुनू नानी से परियों की कहानी, उसी किस्से में मुझे बना देती वो रानी। सुनू नानी से परियों की कहानी, उसी कहानी में मुझे वो बना देती रानी। सावन के पानी का जम के बरसना, सावन के पानी का जम के बरसना, उस पे मेरा कागज की कश्ती उतारना। वाह। सावन के पानी का जम के बरसना, उस पे मेरा कागज की कश्ती उतारना। काबुली वाला आए तो इंतजार रहता, वाह। काबुली वाला आए तो इंतजार रहता, माँ की साड़ी के कोने में बंधे सिक्कों का खुलना। आहा। काबुली वाला आए तो इंतजार रहता, माँ की साड़ी के कोने में बंधे सिक्कों का खुलना। नाराज होने पे बापू का मनाना, नाराज होने पे बापू का मनाना, स्कूटर पे बिठा के मेला ले जाना। वाह। नाराज होने पे बापू का मनाना, स्कूटर पे बिठा के मेला ले जाना। गर्मी की छुट्टियों में खेतों की सैर करना, गर्मी की छुट्टियों में खेतों की सैर करना, पत्थर के टुकड़े से कैरी गिराना। गर्मी की छुट्टियों में खेतों के सैर करना, पत्थर के टुकड़े से कैरी गिराना। कड़ी धूप में मोहल्लों के चक्कर लगाना, कड़ी धूप में मोहल्लों के चक्कर लगाना। तितली को पकड़ने का सुरूर रखना, जैसा कि हम बचपन में, याद है मुझे अभी भी, हमें नहीं पता होता था कि हम वो तितलियों को पकड़ नहीं सकते, लेकिन मैंने उसी पे ये पंक्तियां लिखी हैं। कड़ी धूप में मोहल्लों के चक्कर लगाना, फिर तितलियों को पकड़ने का शुरू रखना कि आज तो मैं इस तितली को पकड़ के रहूंगी, जबकि कभी हाथ नहीं आई वो। जी। रेत के टीले पे जाना, रेत के टीले पे जाना, घरौंदा बनाना फिर बना के मिटाना। आहा वाह। रेत के टीले पे जाना, घरौंदा बनाना फिर बना के मिटाना। खेल खिलौनों में ख्वाबों को पिरोना, खेल खिलौनों में ख्वाबों को पिरोना, गुड्डे गुड़ियों की शादी में खूब रोना बिलखना। खेल खिलौनों में ख्वाबों को पिरोना, गुड्डे गुड़ियों की शादी में रोना बिलखना। झूले में बैठ हवाओं से बातें करना, झूले में बैठ हवाओं से बातें करना। साइकिल से गिरना, खुद ही संभलना, फिर साइकिल और तेज चलाना। अभी भी मुझे याद है जी, अभी भी मुझे याद है, जाने कितनी बार हमारे घुटने छिले होंगे साइकिल से गिर गिर के, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि साइकिल फिर चलाएंगे और फिर बहुत तेज चलाएंगे और हवाओं से बातें करेंगे। तो उसी पे मैंने लिखा है, साइकिल से गिरना, खुद ही संभलना, फिर साइकिल और तेज चलाना। भाई बहनों से लड़ना, फिर साथ खेलना। आजकल शायद वो खटास आई जाती है रिश्तों में, लेकिन बचपन के दिन अच्छे थे हमारे कि हाँ लड़ाई हो गई फिर भी चल यार छोड़, है ना, चल खाने चलते हैं, कुछ भी, है ना। आजकल तो वो चीज़ें बहुत बड़ी मुद्दा का रूप ले लेती है। तो उसी पे मैंने लिखा है, भाई बहनों से लड़ना फिर साथ खेलना। गमों के समंदर में दिल डूबता नहीं था, गमों के समंदर में दिल डूबता नहीं था, रिश्तों के बंधन से दिल बेचैन होता नहीं था। गमों के समंदर में दिल डूबता नहीं था, रिश्तों के बंधन से दिल बेचैन होता नहीं था। कितने भी गम आते थे फिर भी हम संभल जाते थे। आजकल तो उससे ही निकलना बड़ी समस्या का कारण हो गई है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जैसे आ जा रहे हैं आजकल। तो मैंने उसी पे लिखा है, गमों के समंदर में दिल डूबता नहीं था, रिश्तों के बंधन से दिल बेचैन होता नहीं था। मासूमियत में समा को डुबोना, मासूमियत में समा को डुबोना, सोने के सपने में खोना, खूब भाता था मुझे वो जीना। सोने के सपने में खोना, खूब बाता था मुझे वो जीना। बेशकीमती बचपन के बहार, इसके आगे दौलत शोहरत है बेकार। बेशकीमती बचपन के बहार, इसके आगे दौलत शोहरत है बेकार। फिर दो फिर से लड़कपन की शामें, फिर दो फिर से लड़कपन की शामें, सौदेबाजी जवानी की करनी हो चाहे, सौदेबाजी जवानी की करनी हो चाहे। बहुत बढ़िया आपकी ये रचना। और अनुराधा जी, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं
और आपने रिश्तों की बात कही, जैसे आपकी पिछली कविता में कि जब बचपन में लड़ाई झगड़े होते थे जी तो जी हम तुरंत मान जाते थे। वो जी बचपन में जो भूलने की आदत होती थी, जी तो ये बहुत अच्छी आदत होती है भूलने की, जी कि जी झगड़े भूल जाते थे जी हम। जो लोगों के मन में द्वेष हैं वो भूल जाते थे जी और याद रखते थे केवल अच्छी 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 बातें। बातें। तो जी ये रिश्ते बदलते जा रहे हैं। जी तो आपकी कोई एक ऐसी रचना जो कभी आपने रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए लिखी है? जी, जैसे कि आपने रिश्तों की बात करी तो मैंने यथार्थ ही एक लिखी है पंक्तियां, मतलब यथार्थ जो आजकल हो रहा है सच में। जी जैसे भाइयों के बीच बिल्कुल बनती ही नहीं है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बंटवारा हो जाए, तो उस पे मैंने लिखा है। स्वागत। जी, ईंट से ईंट जोड़ना बहुत मुश्किल है, ईंट से ईंट जोड़ना बहुत मुश्किल है, और इसी ईंट से बंटवारा कितना आसान है। आहा, ईंट से ईंट जोड़ना बहुत मुश्किल है और इसी ईंट से बंटवारा कितना आसान है। बर्तनों को जोड़े रखने में शांति बनी रहती है, बर्तनों को जोड़े रखने में शांति बनी रहती है। बर्तनों का बंटवारा हो जाए तो शोर होता है, बर्तनों को जोड़े रखने में शांति बनी रहती है। बर्तनों का बंटवारा हो जाए तो शोर होता है। घरों के छत रिश्तों पे छाया करते हैं, घरों के छत रिश्तों पे छाया करते हैं। बंटवारे के बाद छत की दरार बढ़ जाती है। आहा, बरामदा हंसी ठिठोली का अड्डा होता है, बरामदा हंसी ठिठोली का अड्डा होता है। बंटवारे के बाद बरामदे शांत और मौन हो जाते हैं। बच्चों को उत्तम शिक्षा परिवार से मिलती है, बच्चों को उत्तम शिक्षा परिवार से मिलती है। बंटवारे से बच्चों की शिक्षा अधूरी हो जाती है, बच्चों को उत्तम शिक्षा परिवार से मिलती है। बंटवारे से बच्चों की शिक्षा अधूरी हो जाती है। असली सोना चांदी रिश्तों के नूर से है, असली सोना चांदी रिश्तों के नूर से है। बंटवारे से आभूषण भाव शून्य हो जाते हैं। आहा, वाह। माँ अपने बच्चों को नाम से नहीं पुकारती, माँ अपने बच्चों को नाम से नहीं पुकारती। बंटवारे के बाद माँ की दुविधा बढ़ जाती है। आहा, आहा, पिता सारे बच्चों के साथ वक्त बिताता है, पिता सारे बच्चों के साथ वक्त बिताता है। बंटवारे बाद भूल गया दिल कहाँ जान कहाँ बसती है। आहा, रसोई में तरकारियों की खुशबू स्वाद भरती है, रसोई में तरकारियों की खुशबू स्वाद भरती है। बंटवारे के बाद आलू की सब्जी ज्यादातर बनती है। आहा, घर में चहलकदमी रहने से दिन के 8 पहर लगते हैं, घर में चहलकदमी रहने से दिन के 8 पहर लगते हैं। बंटवारे के बाद दिन 2 पहर में सीमित हो जाता है। आरती हवन पूजन से घर 4 धाम लगते हैं। बंटवारे बाद मन पवित्र नहीं रहता और अशांत हो जाता है। हमारी भावनाएं एक दूसरे के दिलों में गोते खाती हैं, हमारी भावनाएं एक दूसरे के दिलों में गोते खाती हैं। फिर बंटवारे के बाद पुरखों की आत्माएं आंसू बहाती हैं। कोई भी समस्या आपस में बैठकर सुलझाई जाती है, कोई भी समस्या आपस में बैठकर सुलझाई जाती है। बंटवारे के बाद वो परेशानी जग हंसाई का रूप ले लेती है। कोई भी बात घर की घर में रहकर महफूज होती है, कोई भी बात घर की घर में रहकर महफूज होती है। बंटवारे के बाद पूरे समाज में वो बात फैलकर असुरक्षित हो जाती। घर में दिलों के बादशाह समय को मात देने पे गुमान करते हैं। बंटवारे के बाद समय उस आलीशान घर को ताक खूब हंसता है। बहुत मार्मिक रचना है ये आपकी। और सच में आज के परिवेश में ऐसा होता जा रहा है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, हम देखते थे दादा दादी चाचा चाची बुआ जी। फूफा जी भी आते थे और एक भरा पूरा परिवार रहता था। और अभी सिंगल लोग रहते हैं, जी। बच्चों को पता ही नहीं रहता कि बुआ चाचा जी। फूफा कहाँ रहते कौन हैं। है, क्या बहुत है। जी। कम हम गांव जा पाते हैं या शादी ब्याहों में लोग ऐसे मिल पाते हैं। जी। बहुत बढ़िया आपकी रचना। और आपने कैसे महसूस किया? जी, मैं जैसे कि मेरे घर में भी ऐसा ही है कि हम चाचा चाची के यहाँ ज़्यादा नहीं जाते और ज़्यादा उनसे मुलाकात नहीं होती, ज़्यादा बातचीत नहीं होती, तो उसी पे मैंने ये लिखा है। मतलब ऐसा होता है कि जी। और एक रचनाकार ने भी बहुत सुंदर बात कही जी कि फेसबुक में 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। जी जी तो ऐसा होता है, हम जी। आगे तो बढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हैं। मगर
मिलना वही कि शुरुआत तो अपने परिवार से हो। अपने लोग छूटते जा रहे हैं सर। बिल्कुल, तो जी। अपने लोग बिल्कुल ना छूटें। और बहुत बढ़िया आपने रचना सुनाई। और अनुराधा जी, आपसे बात करते करते, आपकी रचनाएं सुनते सुनते समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। और जाते जाते हम एक संदेश लेना चाहते हैं आपसे, रेडियो धूम सुनने वाले श्रोताओं को, और जो नवोदित कवि हैं, कवित्री हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? जी, जैसे कि आपने पूछा है ये बात, तो मैं कविताएं हमेशा मार्मिक होनी चाहिए और जो यथार्थ है वही लिखें, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, तब वो शायद दर्शकों को और श्रोताओं को ज्यादा भाती हैं। जी, शब्दों का चयन भी अच्छा करें, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को समझें और उसके बाद उसका प्रयोग करें, तो वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। जी, जैसा कि आजकल का समय तो इलेक्ट्रॉनिक समय है, लोग फोन और ये सब पे बहुत ही बिजी रहते हैं, तो हमारी संस्कृति, कहना चाहूंगी कि रेडियो के माध्यम से भी बहुत आगे बढ़ी है। जब फोन नहीं था, टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, तो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जो लोगों को जोड़ता था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी रेडियो धूम का, 89.6 का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगी कि रेडियो से अपना रिश्ता कभी ना तोड़ें और हमेशा इससे बने रहें, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और रेडियो धूम 89.6 एक इंफोटेनमेंट स्टेशन है, जहां हम जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम 89.6 में आने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में थी कवित्री अनुराधा शर्मा। आज हमने आपकी रचनाएं सुनी, आपके जीवन के बारे में सुना, और एक एक रचनाएं आपकी बहुत अच्छी थी। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। और हम आपको बता दें, आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा दीपक का, इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। तो अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, और हम जाते जाते आपसे यही कहेंगे, रेडियो धूम सुनते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।